75 दिन बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैजाबाद धरने का महफूज फैसला आज सुना दिया है। इस फैसले में न सिर्फ तहरीक लब्बैक के सियासी एजेंडे पर बात की गई है, बल्कि धरने के मौके पर उस वक्त की हुकूमत और इदारों की नाकामी और बेबसी को वाजे करके रख दिया गया है। आज जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस में 43 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसला जस्टिस काजी फैज ईसा ने तहरीर किया है। फैसले में न सिर्फ तहरीक लब्बैक के धरने पर बात की गई है, बल्कि 12 मई के वाक़े का जायजा भी लिया गया है। साथ ही तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से 2014 को डी चौक पर दिए गए धरने का भी जिक्र किया गया है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि 19 अक्टूबर को पार्लियामेंट ने हलफनामे में अल्फाज की तरमीम को वापस अपनी असल हालत में बहाल कर दिया था और मामला निपटा दिया था, मगर तहरीक लब्बैक ने अपना एहतजाज जारी रखा। 5 नवंबर को फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया, जो दारुल हुकूमत के दाखिली और खारजी रास्ते का अहम पॉइंट है, जहां से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। तहरीक लब्बैक ने इस दौरान पहले वफाकी वजीर कानून को हटाने का मुतालबा किया, फिर मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत ही मुस्ताफी हो जाए। इस धरने ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मफलूज करके रख दिया। अदालती कार्रवाइयां भी मुतासिर हो गई। बाज़ दरख्वास्त गुजार अपने केसेस में हाजिर नहीं हो सके, धमकियां और गालियां दी जाती रहीं और मामला शिद्दत इख्तियार करता गया। खुद अटॉर्नी जनरल ने शिकायत की कि वो धरने की वजह से अदालत में ताखीर से पहुंचे, लोगों की नकलो हरकत को रोका गया। शहरी स्कूल, अदालत, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी नहीं जा सकते थे। जिन्हें इलाज की जरूरत थी वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते थे। एम्बुलेंसेज भी अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकती थी। जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि धरने की क़यादत ने डराया, धमकाया, गालियां दी, लोगों को उकसाया और नफरत का प्रचार किया। मीडिया ने बिना रोक टोक के उन्हें कवरेज दी। जिस शख्स को भी हुकूमत के खिलाफ कोई शिकायत थी वो इस धरने में शामिल हो गया। जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा कि खुफिया इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद, एजाजुल हक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के उलमा विंग ने ऑडियो पैगामात रिलीज किए। गैर जिम्मेदार सियासतदानों की तरफ से तशद्दुद पर उकसाने वाली तकारीर की गई। कुछ टॉक शोज के मेजबानों ने शहरियों को उकसाया। मीडिया की जानिब से मिलने वाली पब्लिसिटी से तहरीक लब्बैक लाइमलाइट में आ गई और उसकी लीडरशिप मजीद जारहियत और बदसलूकी पर उतर आई और वो ये तक कहने लगे कि जो तहरीक लब्बैक को ज्वाइन नहीं करेगा उन्हें खुदा की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। यह एहतजाज पुरतशद्दुद होता गया और दूसरे शहरों तक फैलता चला गया, जिसके बाद अदालत ने 21 नवंबर को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक से मुताल्लिक तमाम मुतालिका हुक्काम को नोटिस जारी किए। अदालत ने तकरीबन 5 सफ़हात में इस बात की वजाहत की है कि उन्होंने 184(3) को इस केस में क्यों लागू किया और उसकी वजूहात क्या थी। जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि 23 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ने IB की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि तहरीक लब्बैक ने मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया ताकि इंतखाबात में इसे हिमायत हासिल हो सके। रिपोर्ट में कहा गया कि इस धरने से मामूलाते जिंदगी मुतासिर होकर रह गए थे और तहरीक लब्बैक ने इस धरने की इजाजत भी नहीं ली थी। साथ ही उन्होंने बार बार अपने इस वादे से इनहिराफ किया कि वो अपना धरना डेमोक्रेसी पार्क और स्पीच कॉर्नर में मुंतकिल करेंगे। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट भी IB रिपोर्ट की तस्दीक करती है। IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट भी वजारत दाखिला और IB रिपोर्ट से मिलती जुलती है, जिसमें मुजाहिरीन के गैर कानूनी इक़दामात की निशानदही की गई है, जिसकी वजह से एक 8 साला बीमार बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। हो सकता है कि ऐसे कई और केसेस हों जो उस वक्त रिपोर्ट नहीं किए गए। जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि 25 नवंबर 2017 को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आंसू गैस और वाटर कैन्स के इस्तेमाल किया ताकि मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा सके, मगर वो नाकाम हुए और उन्होंने उस वक्त शिकस्त तस्लीम की जब उनके 173 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को बंदूक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, उनके पास सिर्फ हंगामा आराई रोकने का साजो सामान था, जबकि जो मुजाहिरीन थे वो इस हद तक तैयार थे कि उन्होंने तमाम मुतल्लिका CCTV कैमरों की तारें काट दी। जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा कि उस वक्त की हुकूमत ने आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करते हुए फौज को मदद के लिए तलब कर लिया, मगर फौज के पहुंचने से पहले ही 26 नवंबर 2017 की रात को हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मामला तय पा गया। जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि हमने इस मामले में पेमरा, वजारत दिफा और हसास इदारे से 19 मार्च 2018 और 24 अप्रैल 2018 को मजीद मालूमात तलब की। जस्टिस काजी फैज ईसा ने मजीद लिखा कि नाकाबिल फ़हम तौर पर फिर इस केस की समाअत तकरीबन 5 माह तक नहीं हो सकी और अब यह अहम मामला है, 5 माह तक इस केस की समाअत
क्यों नहीं हो सकी? क्या फैसले में यहां साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर सवाल उठाया जा रहा है कि 5 माह तक उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस केस को मजीद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया और मामले को टाल दिया। बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि फिर 11 अक्टूबर को अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो तहरीक लब्बैक की बतौर जमात रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करे और ये भी बताए कि किस शिक के तहत इसे रजिस्टर किया गया। ये पूछा गया कि बताया जाए कि तहरीक लब्बैक बैरून मुल्क से फंड्स लेने वाली जमात है और क्या इसकी बैरून मुल्क मेंबरशिप भी मौजूद है। जिसके बाद इस केस की मजीद समाअत 16 नवंबर को हुई, जिसमें बाज़ मालूमात फराहम नहीं की गई। इस समाअत में हसास इदारे की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि इदारा इस बात का तयन नहीं कर सकता कि किसी शख्स के पास बैंक अकाउंट है और ना ही इस बात का तयन कर सकता है कि कोई शख्स टैक्स दहिंदा है या नहीं। ये तमाम मालूमात FBI और स्टेट बैंक से ली जा सकती हैं। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि इस समाअत में हमने हसास इदारे के नुमाइंदे से इन कवानीन के बारे में पूछा जो उसे यानी इस इदारे को हसास इदारे को रेगुलेट करते हैं और इसके मैंडेट का तयन करते हैं। तो उस नुमाइंदे ने जवाब दिया कि इदारा मुल्क के कवानीन के तहत चलता है, मगर यह नहीं बताया कि वो कवानीन कौन से हैं जिनके तहत यह हसास इदारा चलता है। जिसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अगली समाअत में तैयारी के साथ आने को कहा और ये बात भी की कि अदालत एहतजाज के पैरामीटर्स का जायजा लेगी और ये भी देखेगी कि रियासत को कौन इनसे कैसे निमटना चाहिए। इसलिए अदालत ने 12 मई 2017 और डी चौक पर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने का जायजा लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि इस केस की आखिरी समाअत 22 नवंबर 2018 को हुई, जिसमें अदालत ने अटॉर्नी जनरल और दीगर को सुना। जिसके बाद हमने तमाम मुतालिका लोगों को मजीद 4 हफ्ते की मोहलत दी कि वो दस्तावेजात, तहरीरी दलाइल और रिपोर्ट्स पेश करें। 22 दिसंबर को ये 4 हफ्ते की मोहलत भी खत्म हो गई, मगर कोई चीज़ अदालत में पेश नहीं की गई। यहाँ अदालत वाज़े तौर पर बता रही है कि किस तरह धरना खत्म होने के बाद भी रियासती इदारों से, हुकूमती इदारों से बारहा रिपोर्ट्स का कहा गया कि इस धरने के हवाले से दें, मगर नहीं पेश की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद लिखा कि जब केस शुरू हुआ तो पंजाब और वफाक में नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ वजीर आजम थे और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ थे। इलेक्शन के बाद दोनों हुकूमतें तहरीक इंसाफ के पास चली गई। वजीर आजम इमरान खान बन गए और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान बन गए, जिसमें पंजाब और इस्लामाबाद के लॉ ऑफिसर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे वो इन रिपोर्ट्स के साथ खड़े रहे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में अदालत में पेश की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में फिर 3 मुख्तलिफ एहतजाजों का जायजा लिया। 12 मई 2007, 2014 का तहरीक इंसाफ का डी चौक का धरना और 2017 में तहरीक लब्बैक के धरने पर अदालत ने आज बात की। इस फैसले में इन एहतजाजों का हवाला देते हुए लिखा है कि तहरीक लब्बैक की लीडरशिप ने यह जरूर देखा होगा कि 12 मई को दिन दिहाड़े मासूम लोगों को कराची में कत्ल कर दिया गया। इस कत्ले आम के जिम्मेदारों को सजा नहीं मिली। तहरीक लब्बैक ने यह भी देखा होगा कि तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक ने रेड जोन पर कई महीनों तक अपना कैंप लगा लिया और उन्हें जुडिशल कमीशन बनवाने में कामयाबी हासिल हो गई, मगर इस कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने इलाके की सफाई और उसकी बहाली के लिए तलाफी तो दूर की बात, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने माफ़ी तक नहीं मांगी। तहरीक इंसाफ को मुफ्त की पब्लिसिटी मिलती रही। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि तहरीक लब्बैक ने यह मुतालबा किया था कि हल्फनामे में लफ्ज़ में कसम खाता हूं को दोबारा बहाल किया जाए। हुकूमत ने यह बात मानी और कानून में तरमीम कर दी, यानी लफ्ज़ कि मैं कसम खाता हूं बहाल कर दिया। जिससे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि तमाम हसास इदारों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि तहरीक लब्बैक इस धरने से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। उन्होंने मजहबी जज्बात को उभारा, नफरत की आग लगाई, मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतर आए और इमलाक को तबाह किया, जिससे 16 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। तकरीबन तमाम मुआशी सरगर्मियों को तहरीक लब्बैक ने रोक दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा है कि 2017 में पाकिस्तान का GDP 320 खरब रुपए था। इस लिहाज से एक दिन की बंदिश का हिसाब लगाया जाए तो 88 अरब रुपए बनता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सियासतदान भी धरने में गए। तहरीक लब्बैक को प्राइम टाइम में फ्री मीडिया पब्लिसिटी दी गई। इस जमात का नाम रातों रात घर घर में लिया जाने लगा। जिसमें काजी फाइज ईसा ने लिखा कि इसके बाद 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक के अरकान सिंध असेंबली में मुंतखब हो गए और बतौर जमात तहरीक लब्बैक को बड़ी तादाद में वोट भी मिला। जिसमें काजी फाइज ईसा ने लिखा कि तहरीक लब्बैक और इसके हामी तमाम मामलात में पुरअज़म थे, वो शहरियों की जिंदगी को मुतासिर करें। इस चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैयारी बहुत कम थी और ये अब तक वाज़े नहीं कि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान क्या खातिर ख्वाह हद तक हम आहंगी भी थी या नहीं। अदालत लिखती है कि लगता तो यह है कि विजन का फुकदान था और कशमकश इस मामले में गालिब रही। पाकिस्तान के शहरियों ने अपना भरोसा रियासत को दिया है ताकि रियासत बुनियादी हुकूक को तरजीह दे, शहरी खुद को महफूज महसूस करें,
उनकी जायदादों को का तहफ़्फ़ुज़ हो और वो आज़ादाना तरीक़े से नक़्ल हरकत कर सके। मगर रियासत उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी। अदालत अपने फैसले में चैनल्स की नशरियात की बंदिश से मुतालिक भी लिखा है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने फैसले में लिखा कि पेमरा अपने लाइसेंसेस ब्रॉडकास्टर्स के कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हुआ। जियो न्यूज़ और डॉन की नशरियात रोकी गई, उसमें खलल डाला गया। पेमरा ने उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया और ना ही इन केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ एक्शन लिया जो जिम्मेदार थे। जब पेमरा से जिम्मेदारों का पूछा गया तो वो ला इल्मी का इजहार करते रहे। जिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि टीवी चैनल्स और अखबारों ने शिकायत की है कि उनकी नशरियात और इशाअत में खलल डाला जा रहा है। हमने कोशिश की कि इन शिकायत का जायजा लिया जाए और देखा जाए कि इसमें कोई सदाकत है या नहीं। जैसे काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि सहाफ़ी, एडिटर्स, अखबार, ब्रॉडकास्टिंग के इदारों ने यह शिकायत की कि मीडिया को दबाया और खामोश किया जा रहा है। साथ ही CPNA ने इल्ज़ाम लगाया कि दबाव की वजह से एडिटर्स और सहाफ़ियों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने काम को खुद सेंसर करें। जैसे काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि ज़ाहिरी और खुफिया सेंसरशिप गैर आईनी है। आज़ादाना राय को सेंसर करने, एक ही राय को सामने रखने और मीडिया में किसे नौकरी मिलनी चाहिए और किसे निकालना चाहिए जैसे मशवरे और इक़दामात गैर कानूनी है। अदालत माजी में इस मामले पर बरहमी का इजहार कर चुकी है। अदालत हिदायत कर चुकी है कि किसी भी चैनल की नशरियात में कोई खलल पैदा नहीं किया जाए और पुलिस मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई करे। ना हुकूमत, ना कोई इदारा, कोई भी आज़ादी इजहार राय के बुनियादी हकूक पर कदगन लगा सकता है। जैसे काजी फैज़ ईसा ने फैसले में लिखा है कि मुजाहिरीन जो लोगों के सड़कों के इस्तेमाल के हक को मुतासिर करते हैं या इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। आइन ने जो जिम्मेदारियां इलेक्शन कमीशन पर आयद की हैं, इलेक्शन कमीशन को उन्हें पूरा करना होगा। अगर कोई सियासी जमात इन कवानीन की पाबंदी नहीं कर रही जो इसकी निगरानी के लिए बनाए गए हैं, फिर इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी। कानून यकीनी तौर पर कॉस्मेटिक नहीं होता, जाहिरी नहीं होता। जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने कहा था, अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को अपने फंड्स के जराए का हिसाब देना होगा। रियासत को गैर जानिबदार और शफाफ तरीके से इक़दामात करने होंगे। कानून सब के लिए काबिल अमल है, बशमूल उनके जो हुकूमत में है। अदालत ने फैसले में लिखा है कि 12 मई के सानहे में मुलविस अफराद जो आला हुकूमती ओहदों पर फाइज थे, रियासत उनके खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हुई, जिससे एक बुरी मिसाल कायम हुई, जिसकी वजह से दूसरों को हिम्मत हुई कि वो अपने एजेंडे की तकमील के लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे। कोई भी शख्स कोई ऐसा फतवा दे जो किसी और को नुकसान दे या नुकसान की वजह बने, कवानीन के मुताबिक इसके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने फैसले में लिखा कि केबल ऑपरेटर्स जिन्होंने लाइसेंस याफ्ता इदारों की नशरियात रोकी, उनके खिलाफ पेमरा अपने ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई करे और अगर ये किसी और के कहने पर हुआ है तो पेमरा को उनके खिलाफ रिपोर्ट करना चाहिए। अदालत ने फैसले में लिखा कि तमाम इदारों को अपने मैंडेट से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। वो आज़ादी इजहार राय पर कदगन नहीं लगा सकते और ना ही उनके पास ये अख्तियार है कि वो इशाअत और नशरियात की मैनेजमेंट और अखबारात की तरसील में मुदाखलत करें। अदालत हुकूमत पाकिस्तान को वजारत दिफा के जरिए और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को हिदायत करती है कि वो अपने मातहत उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। फैसले के मुताबिक अदालत पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह हिदायत करती है कि वो रैली, एहतजाज और धरनों से निपटने के लिए एक मयारी हिकमत अमली और तरीक़ाकार बनाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुख्तलिफ सूरत हाल से निपटने के लिए बनाए गए तरीक़ाकार में लचक होनी चाहिए। अदालत ये वाज़ेह करती है कि इस किस्म के तरीक़ाकार तय करना अदालत के इख्तियार में नहीं है, इसलिए अदालत तवक्को करती है कि अमन अमान के क़याम के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी ताकि इंसानी जानों के नुकसान से बचा जा सके। फैसले के मुताबिक अदालत वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को हिदायत करती है कि जो नफरत, तशद्दुद और दहशतगर्दी की वकालत करते हैं उनकी निगरानी की जाए और मुजरिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। फैसले के मुताबिक अदालत यह हिदायत करती है कि मालूमात और ताउन के लिए इस फैसले की नकूल हुकूमत पाकिस्तान को बजरियाए सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स, सेक्रेटरी मजहबी उमूर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, इलेक्शन कमीशन, पेमरा, PTA और इस्लामाबाद के चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजी जाए। साथ ही सेक्रेटरी डिफेंस को हिदायत की जाती है कि इस फैसले को मुसल्लह अफवाज और तमाम एजेंसीज के सरबराहों को भेजें। सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की जाती है कि फैसले की नकल को तमाम सूबे के IGs और इस्लामाबाद के IGs को भेजा जाए। सेक्रेटरी इत्तलात को हिदायत की जाती है कि वो इस फैसले की नकल को प्रेस इंफॉर्मेशन के तमाम डायरेक्टर्स को भिजवाएं जो इसे अपने हुदूद में शाया होने वाले अखबारात को भिजवाएं।
साथ ही पैमरा भी इस फैसले की नकूल को तमाम टीवी चैनल्स तक को भिजवाए। यह बहुत अहम फैसला है। अब देखते हैं कि जो अदालत ने हिदायत दी हैं उन पर किस हद तक अमल होता है, ना सिर्फ इस सूरत में कि आइंदा वो कुछ ना हो जो माजी में हुआ, बल्कि इस सूरत में भी कि कार्रवाई की जाए जैसा कि अदालत की तरफ से हिदायत की गई है। बहुत ही तफसीली और अहम फैसला अदालत की तरफ से आया।